अस्सलामुअलैकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज हम इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 के, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरी नज़र में है, ये हमारी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है और ईयर 2014 और 16 में मौजूद है। आइए पहले क्वेश्चन को मैं एक डायग्राम की मदद से अपने वर्ड्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। इस डायग्राम में आपको दो बड़े बड़े स्फीयर्स नज़र आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो एक बड़ा स्फीयर है ये अर्थ को शो कर रहा है और ये एक छोटा स्फीयर मून को शो कर रहा है। मून और अर्थ का कंपैरिजन है, रेडियस का और मास का। कह रहा है रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून। तो रेडियस को शो करते हैं कैपिटल आर से। मून के लिए मैंने सब स्क्रिप्ट में एम लगा दिया। तो रेडियस ऑफ मून इज 27% ऑफ द अर्थ रेडियस। रेडियस ऑफ द मून 27% है, लेकिन ये 27% किसका है? ये 27% है अर्थ के रेडियस के इक्वल। मतलब समझाने के लिए, अगर मान लीजिए अर्थ का रेडियस है 100 मीटर, तो जो मून है उसका रेडियस है 27 मीटर। इसके बाद वो मास की बात करता है और मास के बारे में वो हमें बता रहा है एंड इट्स मास, और जो इसका मास है वो कितना है? 1.2%। तो मास को शो किया जाता है m से। मून के लिए सबस्क्रिप्ट में लगा दिया m, और ये कितना है? 1.2%। अगेन ये 1.2% किसका है? ये 1.2% है मास ऑफ द अर्थ का। समझाने के लिए मैं आपको बता दूं, लेट्स सपोज अगर अर्थ 100 kg की है तो मून हमारा जस्ट 1.2 kg का है। बात आगे बढ़ाने से पहले हम इस फैक्टर को ज़रा सही कंडीशन में लाने की कोशिश करते हैं। ये जो दोनों हैं, देखिए मास का यूनिट तो सर किलोग्राम होता है, यहाँ परसेंटेज भी आ रहा है और ME और RE भी आ रहा है। इसको कैसे ठीक किया जाए? सबसे पहले 27% को लिखा जा सकता है 27/100। मैथमेटिक्स के मुताबिक किसी नंबर के साथ जब परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो अपॉन में 100 आ जाता है। सिमिलरली 1.2% को लिखा जा सकता है 1.2/100। अब यहाँ जो RE लिखा है स्टूडेंट्स, RE की जगह मैंने रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू पुट कर दी। एग्जामिनेशन में गिवन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। सिमिलरली मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। एग्जामिनेशन में मास ऑफ द अर्थ बताया जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। तो मैंने क्या किया? मैंने पहला काम किया, 27% को 27/100 लिखा, 1.2% को 1.2/100 लिखा, एंड देन रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू और मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू पुट कर दी। अब हमारे पास ये जो पूरी चीज़ें आ गई हैं, 27/100 इंटू 6.4 एक्सपोनेंट 6, इनको आप इकट्ठा सॉल्व कर लें और जो आपके पास आंसर आएगा उस आंसर को हमने यहाँ लिख दिया 1.728 एक्सपोनेंट 6 मीटर। सिमिलरली ये 1.2/100 और 6 एक्सपोनेंट 24, इसको आपने एक साथ सॉल्व कर लेना है। आंसर आ जाएगा 7.20 एक्सपोनेंट 22 kg। तो मास और रेडियस अर्थ का और मून का कंपैरिजन हो गया। अब हमसे वो चाह क्या रहा है? अब वो हमें कह रहा है जनाब, फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g कहलाता है और ये ग्रेविटी हमने फाइंड करनी है एट सरफेस ऑफ मून। तो अगेन मून के लिए हमने सबस्क्रिप्ट में क्या लगा दिया? m लगा दिया। तो हमें अर्थ की सरफेस पे तो पता है g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन अब टारगेट है कि हमने बताना है ये मून की सरफेस के ऊपर ग्रेविटी कितनी होगी। ओके सर, क्वेश्चन की स्टेटमेंट खत्म हो चुकी है। अब आपने जो लिखा हुआ है ये कैपिटल जी कहाँ से आ गया? इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एग्जामिनेशन में ये लाजमी गिवन होगा। मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट डायग्राम की मदद से और स्टेटमेंट को पढ़कर समझाने की कोशिश की है। बढ़ेंगे सोल्यूशन की तरफ। एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट में, और वो ये है। ये फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ जी का एट द सरफेस ऑफ अर्थ। G acceleration due to gravity, E at the surface of earth, M mass, E mass of the earth, R radius, E earth radius of earth, और कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये ग्रेविटी का फॉर्मूला है एट द सरफेस ऑफ अर्थ। एट द सरफेस ऑफ मून के लिए जनाब जहां जहां आपने E लिखा वहां वहां अब आप M लिखते हैं। सर एक क्वेश्चन है, कैपिटल जी के साथ आप ई या एम क्यों नहीं लिख रहे? तो जनाब ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, हमें इसके साथ एम या ई लगाने की ज़रूरत नहीं है। थ्रू आउट द यूनिवर्स ये चीज़ सेम रहती है। अब जनाब आपके पास तमाम की तमाम वैल्यूज़ नोन हैं, जैसे कि एम एम मास ऑफ द मून ये रहा 7.20 एक्सपोनेंट 22, कैपिटल जी ये
एग्जामिनेशन में गिवन होगा, और रेडियस ऑफ द मून हमारे पास है 1.728 एक्सपोनेंट 6। इन तमाम वैल्यूज को पुट करके आंसर निकाला 1.608 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो मून की सरफेस पे ग्रेविटी कुछ लोग कहते हैं नहीं होती, ग्रेविटी होती है और उसकी वैल्यू होती है 1.6 के अराउंड। अच्छा जनाब, 2013 का क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है जैसा हमने अभी किया, लेकिन शक्ल थोड़ी अलग है। अगेन इस क्वेश्चन में भी वो कंपैरिजन कर रहा है मून का, और किसके साथ कर रहा है? अर्थ के साथ। तो क्या कहता है सबसे पहले? वो हमें कहता है जनाब कि जो मास है मून का, मास ऑफ मून जो है वो कितना है? अप्रोक्सीमेटली 1/80 ऑफ मास ऑफ अर्थ के इक्वल। तो हमने लिखा एम का मतलब हो जाएगा मास ऑफ द मून, 1/80 मास ऑफ द अर्थ के इक्वल, एंड इट्स रेडियस अप्रोक्सीमेटली 1/4, और जो इसका रेडियस है वो तकरीबन 1/4 है किसका? अर्थ के मुकाबले में। तो हमने यहाँ लिखा कि रेडियस ऑफ द मून, आर फॉर रेडियस, एम फॉर मून, इज 1/4 रेडियस ऑफ द अर्थ। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ पर डेटा में अपनी वैल्यूज़ को सही फॉर्म में लाया था, सही यूनिट, प्रॉपर यूनिट के साथ लाया था, हमें यहाँ पर भी यही करना है। तो 1/80 को तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। अब मास ऑफ द अर्थ अगेन आपको बता रहा हूँ, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में गिवन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसी तरह आर ई, रेडियस ऑफ द अर्थ, बच्चों ज़बानी याद कर लेना, रेडियस ऑफ द अर्थ एग्जाम में गिवन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब आपके पास ये जो फैक्टर आ गया है सीधे हाथ की तरफ, अगर आप इसको कैलकुलेटर की मदद से इकट्ठा सॉल्व कर लें, 1/80 को मल्टीप्लाई कर दें 6 एक्सपोनेंट 24 के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा देवा ये वाला, और 1/4 को मल्टीप्लाई कर दें आप 6 एक्सपोनेंट 6 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये वाला। हमारी फिजिकल क्वांटिटी प्रॉपर एसआई यूनिट के साथ हो चुकी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या करना क्या है हमने? तो अगेन हमने वही काम करना है, डिटरमाइन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ मून। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, और मून के लिए एम लगा दिया, और कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एज इट इज़ आ गया। स्टूडेंट्स बाकी सोल्यूशन पहले वाला, बिल्कुल पहले वाले तरीके से है। हमने स्टेप्स किए हैं यही सेम, वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन की है हमने। यहाँ पर यही स्टेप मैंने रिपीट किए हैं। पहले हमने ग्रेविटी का फॉर्मूला लिखा अर्थ की सरफेस के लिए, फिर हमने लिखा मून की सरफेस के लिए, देन हमने एम जी और आर एम की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लिया। अच्छा सर, ये आंसर तो ज़्यादा आ रहा है 1.9, पिछली बार तो खाली 1.6 आ रहा था। तो जनाब यहाँ देखें, इसने वर्ड यूज़ किया है अप्रॉक्सीमेट। तो द मोस्ट सूटेबल वैल्यू एट द सरफेस ऑफ मून जो है ग्रेविटी की है वो है 1.613। तो ये वाला आंसर ज़्यादा क्लोज था, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक्यूरेट वैल्यूज़ थी, और ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ है, इसीलिए हमारे आंसर में फ़र्क आ रहा है। आइए जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन आया है ईयर 2015 में। क्या क्वेश्चन है, ज़रा डायग्राम को देखते हैं। सर्कल बनाया है मैंने, ये है प्लैनेट अर्थ, और सर्कल के सेंटर से हमें पता है किसी भी तरफ चले जाएं तो ये डिस्टेंस कहलाता है रेडियस। अब क्योंकि ये रेडियस अर्थ का है तो हमने इसे लिख दिया आर ई। प्लैनेट अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वो होता है 9.8, और इसको हम सिंबल जी के साथ शो करते हैं। अब क्वेश्चन सुने, क्वेश्चन है क्या? हमारा ये ईमान है, हमें ये बात पता है कि जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है। उसका क्वेश्चन ये है, आप मुझे बताओ कि अर्थ के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर जाएं, अर्थ के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर जाएं कि वहां जो जी की वैल्यू है वो 1/3 रह जाएगी अर्थ की सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू के साथ। यानी कि लेट सपोज अगर अर्थ की सरफेस पे 9 है तो वो रह जाएगी 1/3 रह जाएगी। तो हमने वो डिस्टेंस बताना है, एट व्हाट डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछ रहा है हमसे, तो हमने डिस्टेंस को शो कर दिया डी से, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एट व्हाट डिस्टेंस, कहां से? फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर से किस डिस्टेंस पर जाकर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 1/3। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसको हम जी से शो करते हैं, लेकिन क्योंकि ये किसी डिस्टेंस पर है तो उसको हमने जी प्राइम कह दिया, 1/3 रह जाए तो 1/3 लिख दिया। और ये 1/3 किसका है? दैट इट हैज ऑन द अर्थ सरफेस, जो कि अर्थ की सरफेस पे होती है, जिसे हम जी से शो करते हैं 9.8। तो मुझे ये बताना है अर्थ की सरफेस पे मैं जी की वैल्यू 9.8 लेता हूं, अर्थ के सेंटर से मैं कितने डिस्टेंस पर चला जाऊं कि वहां जी की वैल्यू 1/3 रह जाएगी, मुझे वो डिस्टेंस बताना है। अगेन रेडियस ऑफ द अर्थ आया, स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है इसको ज़बानी याद कर लीजिएगा।
ओके स्टूडेंट, अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने लिखा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, और गिवन कंडीशन क्या कहती है कि जो वैल्यू ऑफ जी है वो ओरिजिनल का 1/3 रह जाए। तो हमने ये कंडीशन लिखी, और ये कंडीशन लिखी है हमने जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ की वैल्यू, जो कि हमें पता है MEG/RE² होता है। ये फार्मूला पहले भी यूज़ किया है, और यही फार्मूला अगर किसी डिस्टेंस पर लिखना हो तो हमें कुछ नहीं करना, आर की जगह हमने क्या लिख देना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डी लिख देना है। अब क्या करेंगे हम, जी प्राइम, अच्छा तो यहाँ पे एक प्राइम का होना चाहिए, यहाँ पे कमी है, यहाँ प्राइम होना चाहिए। अब ये जो जी प्राइम की वैल्यू है स्टूडेंट्स, इसको हम पुट करेंगे जी प्राइम की जगह, कहाँ पर, यहाँ पर। और इसी तरह ये जो जी की वैल्यू है इसको हम पुट कर देंगे इस जगह पर जो कि जी की वैल्यू है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, MEG/D² इज इक्वल टू 1/3 MEG हो जाएगा। MEG से MEG को काट देते हैं, हमारे पास यहाँ बच जाएगा 1/D², यहाँ बच जाएगा 1/3 इंटू 1/RE²। अच्छा जी, 1/D² एज इट इज़, राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर के साथ, नीचे वाली वैल्यू नीचे के साथ मल्टीप्लाई होंगी। तो 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, 3 इंटू RE², ये हो जाएगा 3RE²। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 3RE² यहाँ जाकर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3RE² हो जाएगा। D² जब यहाँ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा D²। अब क्या किया, आर ई की वैल्यू पुट की, जो कि मैंने डेटा में लिखी थी, एग्जाम में गिवन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। राइट हैंड साइड में D² एज इट इज़, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.4 एक्सपोनेंट 6 के स्क्वायर के साथ, हमारे पास ये आंसर आ गया। हमें तो डी चाहिए, तो डी बनाने के लिए हमने क्या करना होगा, हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना होगा। यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लीजिए और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो जब यहाँ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बच जाएगा 1.108 एक्सपोनेंट 7, यहाँ स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। और करके हमने लेफ्ट हैंड को राइट और राइट हैंड को लेफ्ट बना दिया, तो पता लगा इतने डिस्टेंस पर जब हम अर्थ के सेंटर से जाएंगे तो हमारी जो वैल्यू ऑफ जी है वो ओरिजिनल का 1/3 रह जाएगी। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये बुक के अंदर एग्जाम्पल भी मौजूद है। यहाँ मैंने एक स्पेस क्राफ्ट दिखाया है आपको, एक स्पेस शिप दिखाई है, और स्पेस शिप का डायामीटर है मेरे पास 30 मीटर अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। अब होता यह है कि स्पेस शिप के अंदर जो ऑक्यूपेंट होते हैं, जो रहने वाले लोग होते हैं, उनको सूटेबल ग्रेविटी प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्पेस क्राफ्ट को स्पिन करना पड़ता है। ये क्वेश्चन कुछ उसी चीज़ से रिलेटेड है। हाउ मैनी टाइम्स इन अ सेकेंड अ स्पेस शिप ऑफ डायामीटर 30 मीटर। अच्छा, पहली चीज़ आ गई हमारे पास डायामीटर 30 मीटर, तो हमें पता है डायामीटर को हम शो करेंगे डी के साथ, तो डी हमने लिख दिया कि डी इज इक्वल टू 30 मीटर। मुझे फॉर्मूला के अंदर डायमीटर यूज़ नहीं करना, मुझे रेडियस यूज़ करना है। तो मुझे पता है रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो अगर इस डी को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो जो मेरे पास आंसर आएगा ये हो जाएगा रेडियस। नीड टू बी रोटेटेड, हाउ मैनी टाइम्स नीड टू बी रोटेटेड, तो हाउ मैनी टाइम्स नीड टू बी रोटेटेड इन अ सेकेंड। तो बेसिकली वो पूछ रहा है एक सेकेंड में नंबर ऑफ रोटेशन। तो एक सेकंड में जो नंबर ऑफ रोटेशन होती है वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है, और फ्रीक्वेंसी को हम लोग शो करते हैं न्यू से। तो ये बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन, हाउ मैनी टाइम्स रोटेट करना है एक सेकंड में, तो नंबर ऑफ रोटेशन इन अ सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हमसे फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है ताकि जो लोग हैं, जो भी ऑक्यूपेंट हैं, उनको हम एक सूटेबल ग्रेविटी प्रोवाइड कर सकें। तो जी हम ले लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जनाब आइए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। न्यू का फॉर्मूला लिखा, ये है कि हमने उसको कितनी स्पीड से उसको मूव करवाना है, ये न्यू का फॉर्मूला है 1/2 पाई अंडर द रूट G/R। सब चीज़ें पता है राइट हैंड साइड पे, 1 2 एंड देन पाई की जगह 3.142, G 9.8 और R मेरे पास आया था 15। ये तमाम की तमाम चीज़ें स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर में एक साथ पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.128 रेवोल्यूशन पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में उसको तकरीबन 0.128 टाइम्स हमें घुमाना होगा। ये चैप्टर 6 से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ख़त्म होते हैं। हाजिर होते हैं नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।